नमस्कार, आज है 2 नवंबर, दिन बुधवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। बांग्लादेश पर जीत से ग्रुप टॉपर बना भारत। सेमीफाइनल में जाना लगभग तय। रोमांचक मुकाबले में 5 रन से जीता भारत। कल आरबीआई एमपीसी महंगाई पर करेगा मंथन, सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट। आरबीआई गवर्नर ने कहा, यूक्रेन रूस युद्ध से कोई भी देश नहीं रह सकता छूता। इंडिया 360 डिग्री में करेंगे विश्लेषण। महंगाई को काबू में लाने के लिए क्या होगा आरबीआई का एक्शन प्लान। 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। जी बिजनेस से खास बातचीत में बोले मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिदम देसाई। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपील। राज्य सरकार ने कंस्ट्रक्शन के काम पर भी लगाए रोक। इंडिया 360 डिग्री में करेंगे विश्लेषण कि क्या अब आ गया है हाइब्रिड वर्क कल्चर का टाइम। बाजार में जारी 4 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 60 अंक से ज्यादा गिरकर 18,100 के नीचे हुआ बंद। ऑटो, आईटी और सरकारी बैंकों से दबाव। जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मुहर। अगले सीजन के लिए एथेनॉल के दाम बढ़ाने और फर्टिलाइजर्स सब्सिडी में बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ पहले दिन 12% भरा। प्राइस बैंड 350 से 368 रुपए। अनिल सिंघवी की लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह। आइए देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज सुबह से ही देश के सियासी गलियारे में खूब हलचल रही। सबसे पहले खबर आई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए सुबह 11:30 बजे बुलाया है। इससे पहले ईडी ने अवैध खनन मामले में हेमंत के करीबी कहे जाने वाले पंकज मिश्रा के घर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली। इस मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में पंकज के साथ साथ 2 अन्य को भी आरोपी बनाया है। झारखंड के बाद अब रुख राजस्थान का। सियासी संघर्ष के बीच अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर तंज कसने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला बांसवाड़ा का है, जहां पर एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गहलोत की तारीफ कर दी। अब इसे लेकर सचिन पायलट ने तंज कसते हुए गुलाम नबी आजाद की तारीफ वाला किस्सा याद दिलाया। सचिन पायलट ने कहा कि लोगों को याद होगा कि किस तरह से पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की संसद में तारीफ की थी और सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर आज बड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने रिश्वत लेने के आरोप में सीओ को एसआई के पद पर डिमोट कर दिया। रामपुर के सीओ विद्या किशोर शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया, जिसके बाद सीएम योगी के निर्देश के बाद सीओ को एसआई के पद पर डिमोट कर दिया गया। विद्या किशोर शर्मा 2021 से रामपुर में तैनात थे, जहां पर रिश्वत के मामले में प्रशासनिक आधार पर तबादला हुआ। दूसरी तरफ मोरबी में हुए हादसे के बाद आज ओरेवा ग्रुप और मोरबी कलेक्टर की मीटिंग का लेटर वायरल हो गया। यह लेटर ओरेवा ग्रुप ने 2 साल पहले लिखा था। यह लेटर टेम्पररी रिपेयरिंग करके ब्रिज को खोलने के लिए लिखा गया। आपको बताएं, इसमें लिखा गया है कि सर, हम टेम्पररी रिपेयरिंग करके केबल पुल शुरू करने जा रहे हैं। हमें भरोसा है कि जल्द ही इन चीजों को ठीक कर लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि ठेकेदारों में 4 के पास तकनीकी डिग्री नहीं है या फिर वो तकनीकी बातें जानते ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 3024 नए फ्लैट्स दिए हैं। पीएम मोदी ने इन
सी टू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत ये फ्लैट आवंटित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले ही कालकाजी एक्सटेंशन में 3000 से ज्यादा गरीबों को घर दिया जा चुका है। आने वाले समय में सभी गरीब परिवारों को उनका खुद का घर मिल जाएगा। सभी को नए घर में गृह प्रवेश करने का मौका मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि आज भी कई लोगों को राशन कार्ड से जुड़ी अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। इसी वजह से सरकार की तरफ से वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत की है। और आइए अब बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महंगाई की मार थम नहीं रही है। वैश्विक स्तर पर बिगड़े हालात की वजह से देश में भी लगातार 9 महीनों से महंगाई निर्धारित दायरे से बाहर है। इस साल जनवरी से ही महंगाई लगातार 6% से ऊपर बनी हुई है। सितंबर में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित महंगाई 7.4% दर्ज की गई। इसका मतलब ये कि लगातार 9 महीनों से महंगाई 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। आखिर क्यों आरबीआई महंगाई को काबू करने में सफल नहीं हो पा रहा? इसको लेकर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इसके लिए एमपीसी कमेटी की कल बैठक है। इस बैठक का एजेंडा क्या है, महंगाई के मोर्चे पर क्या है आरबीआई का प्लान, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहले कोरोना की मार और फिर रूस यूक्रेन युद्ध। इन दो बड़ी घटनाओं ने वैश्विक इकोनॉमी की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया। दुनिया भर के देश मंदी की आशंका से घिरे हुए हैं। दुनिया भर में लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है और महंगाई को काबू करने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। आरबीआई भी इससे अछूता नहीं है। महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। देश में पिछले 9 महीनों में खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई लगातार 6% के ऊपर बनी हुई है। अब लगातार बढ़ती महंगाई पर आरबीआई को सरकार को जवाब देना है। 3 नवंबर को आरबीआई एमपीसी की बैठक हो रही है। एमपीसी की इस बैठक में महंगाई पर चर्चा होगी। आरबीआई को सरकार को बताना होगा कि आखिर क्यों वो महंगाई को निर्धारित दायरे में रखने में फेल हुआ है। आरबीआई को न सिर्फ कारण गिनाने होंगे बल्कि महंगाई को 6% के नीचे लाने के लिए एक्शन प्लान भी देना होगा। महंगाई को निर्धारित दायरे में लाने के लिए टाइमलाइन भी आरबीआई को ही तय करनी होगी। आरबीआई गवर्नर ने फिक्की के एक इवेंट में महंगाई बढ़ने की वजह पर बात की। गवर्नर शक्तिकांता दास ने जानकारी दी कि आरबीआई ने 2022-23 में महंगाई के 5% के करीब रहने की संभावना जताई थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने सब बदल कर रख दिया। अब सवाल उठता है कि आरबीआई महंगाई को काबू में रखने के लिए आगे क्या एक्शन ले सकता है। विशेषज्ञों की माने तो आरबीआई ब्याज दरों में फिर 25 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला इस पर भी निर्भर करेगा कि यूएस फेड रिजर्व ब्याज दरों को लेकर क्या रुख अपनाता है। बता दें कि इस साल अब तक आरबीआई ने 1.9% बढ़ोतरी ब्याज दरों में की है। इसके अलावा करेंसी मार्केट की आने वाले दिनों में कैसी चाल रहती है उस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। वैश्विक स्तर पर हालात अभी भी उथल पुथल वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध थमा नहीं है और वैश्विक मंदी की आशंका हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि आरबीआई महंगाई को लेकर क्या एक्शन प्लान सौंपता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जुड़ चुके हैं। अजय सर, बहुत स्वागत हम आपका करते हैं। कई बार आपसे चर्चाएं हो चुकी है महंगाई पर और आरबीआई क्या किस तरीके की कदम उठा रहा है और क्या आगे उठा सकता है, लेकिन जो आज हमने खुद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब को सुना, उनकी बात से क्या हम निकाल सकते हैं? क्योंकि कल एमपीसी एक रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को, जो कि फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ अंश या कुछ उन्होंने एक हिंट जरूर दिया है कि क्या वजह हो सकती है इस बढ़ती महंगाई की और क्यों आरबीआई, जो एमपीसी कमेटी जो 2016 में बनी थी, जिसका मैंडेट है कि उसको
काबू में रखना है महंगाई को। 6% से ऊपर लगातार तीसरे क्वार्टर में महंगाई बढ़ती हुई हमने देखी है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। वो क्यों नाकाम रही है? इतने सारे प्रयास किए गए, खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ज्यादा हम जल्दी नहीं चाहते थे कोविड के समय में कि एकदम जो ब्याज दरें वो बढ़ा दी जाए। इसे बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से बढ़ाया और हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से इसको अप्रोच किया है। लेकिन उसके बावजूद महंगाई का काबू में न आना, क्या वजह हो सकती है? जी स्वाति जी, देखिए, ज्यादातर जो महंगाई दर बढ़ी है वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है और उसका सबसे बड़ा बड़ा कारण है तेल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़नी। $120 तक ब्रेंट क्रूड पहुंच गया था और अभी भी 90-95 के बीच में चल रहा है। तो क्योंकि हम सारा हमारा तेल, लगभग 83% तेल जो है हमारा खपत, वो बाहर से आता है, इंपोर्टेड होता है, तो काफी हद तक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आई। भारत सरकार ने और आरबीआई ने जो 2020 में स्टिमुलस जारी किया था वो बहुत कैलिब्रेटेड था, बहुत एक सटीक स्टिमुलस था बनिस्बत जो यूरोप या यूएस में बहुत ही बड़ा स्टिमुलस जो पेश किया गया। तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, इतने कारणों की इन्फ्लेशन इतनी नहीं है और डिमांड हमारी जो बढ़ी है वो आप जाके 2019 के लेवल्स पे आई है लौट के। तो हमारा जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आप देखें उसमें 8 से 9% की वृद्धि है। क्रेडिट बैंक्स का इस साल ग्रो करना शुरू हुआ, 3 साल के बहुत ही समतल लेवल के बाद, साइडवेज लेवल के बाद। तो हमारे यहाँ डिमांड के कारण ऐसे नहीं था, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। अब इसमें आप रेट बढ़ा बढ़ा के इकोनॉमी को रोकते अगर, तो गरीब देश के लिए बहुत ही हानि हो जाती। छोटे जो उत्पादक हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उन सब के लिए बहुत बड़ी एक इशू क्रिएट हो जाती। तो आरबीआई ने बहुत कैलिब्रेटेड मैनर में इसको हैंडल किया है। और तीसरा जो कारण इन्फ्लेशन का रहा है वो रुपया गिरना। जो 10% रुपया गिरा है उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाती है आपके इकोनॉमी के अंदर और ये दुनिया भर में चल रहा है क्योंकि डॉलर का इंडेक्स जो 92 लेवल से 118 119 भी गया, अब 109 110 के करीब है, वो भी 18-20% बढ़ा है विश्व भर में और हमारे यहाँ भी 10% हमारा रुपया गिरा। तो कारण बाहर के थे। ज्यादा तेज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते तो इकोनॉमी बिल्कुल बैठ सकती थी। तो एक बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आरबीआई ने इसको हैंडल किया है। ये इन्फ्लेशन उन्होंने कहा है कि 4% आने में 2 साल और लग जाएंगे। 2025 के शायद तीसरे क्वार्टर तक हम 4% की उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी तो टाइम है इनके टारगेट में आने के लिए, बट 4 ± 2 रहता है, तो 4+2 का टारगेट अगले साल छू लिया जाएगा। बिल्कुल। शक्तिकांत दास साहब जब भी बात करते हैं वो क्योंकि गांधी जी को बहुत फॉलो करते हैं, उनके किसी बात का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन आज उन्होंने महाभारत में अर्जुन का जिक्र किया कि जिस तरीके से अर्जुन की निगाह हमेशा टारगेट पर रहती थी, इसलिए उनका जो इस बार आरबीआई का भी पूरा टारगेट है कि कैसे इन्फ्लेशन को काबू में किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग रहा और वाकई जो भारत की स्थिति है, जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है सर, वो काफी सधी हुई हम कह सकते हैं प्रयास आरबीआई की तरफ से रहा है। क्योंकि जैसा हम बाकी दुनिया भर में महंगाई के आंकड़े भी देख रहे हैं, यूएस में 8.2, यूके में 10% से ऊपर, इटली 12% से ऊपर, जर्मनी में 11% के आसपास, या बेल्जियम में 13%, नीदरलैंड में तो 16% के ऊपर है। भारत में स्थिति को काफी हद तक काबू में करने की जरूर कोशिश की गई है। आपने सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट बताया कि ये सप्लाई साइड चैलेंजेस है जिसकी वजह से भारत में ये स्थिति पैदा हुई है। जैसे खाने का तेल का आप जिक्र किया, या दाल हो गया, पेट्रोल है जिसका हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी अजय सर बनाई क्या जाए, मतलब अपनी तरफ से हम क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे कि कम से कम इम्पैक्ट पड़े? स्टेट्स के साथ कुछ बैठकर इसको स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है जिससे कि माइक्रो लेवल तक भी जो महंगाई का जो एक दंश है वो कम से कम पड़े। नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही। देखिए, लॉन्ग टर्म में क्या स्ट्रैटेजी रहती है, इन्फ्लेशन को आपको घटाना है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं
और कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं, ताकि आपका जो लेबर यूनिट है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, ज़्यादा उत्पादन करे पर यूनिट ऑफ लेबर। तो ये तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हो गई। बट भारत जैसे गरीब देश में बहुत सारे तबके होते हैं। तो एक तबका है जिसको सरकार मुफ्त का भोजन दे रही है, प्रतिमाह प्रधानमंत्री कल्याण योजना, वो तो जारी रखना पड़ेगा। दूसरा तबका है जो आपका ग्रामीण तबका है, उसको जो फूड सब्सिडीज हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं, बाकी सब्सिडीज हैं, वो जारी रखना पड़ेगा, सेफ्टी नेट, ताकि उनका सर्वाइवल रहे। क्योंकि रूरल वेज ग्रोथ अटक गई है 2019 के बाद। रूरल वेज ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, तो वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इकोनॉमी के। तीसरा जो बड़ा एक तरीका रहता है, इंटरेस्ट रेट्स आप बढ़ाइए जिससे एग्रीगेट डिमांड घट जाती है। उसमें स्वाति जी 6 से 9 महीने लग जाते हैं पूरा ट्रांसमिशन होने में। अमेरिका जैसी इकोनॉमी जहां सबके पास लोन है, वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपको दिखने लग जाता है जब मॉर्टगेज के रेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर घर में आपका लोन होता है, बहुत ही लेवरेज इकोनॉमी है। हमारा क्या है, कंज्यूमर फाइनेंस 20-22% है जीडीपी का, तो हमारा ट्रांसमिशन होते होते लगभग 9 महीने लग जाते हैं। तो अगर अप्रैल मई से शुरू हुआ है ये रेट हाइक का सिलसिला, आप सोच लीजिए जनवरी फरवरी तक ये वर्कआउट करेगा पूरा इकोनॉमी में। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब थोड़ा बहुत रेट हाइक हो जाएगा 5 से 7 दिसंबर में जो आरबीआई की बैठक है। आपको रुपए को भी डॉलर के सामने बचाना है, तो एक 35 बेसिस पॉइंट दिसंबर में हो जाएगा और फिर फरवरी मार्च में एक 25 बेसिस पॉइंट करके 6.5% का टर्मिनल रेट पे निवारण हो जाएगा इस साइकिल का। अब ये आपको जरूर देखना है कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन आता है दुनिया भर में, जो हमें लग रहा है कि अगले साल के दूसरी तिमाही तीसरी तिमाही से काफी प्रतीत हो जाएगा आते हुए, तब आपके पास एम्यूनिशन रहना चाहिए कि उस टाइम पे आप रेट कट कर सकें, अपनी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा भरोसा देते हुए, अगर बाहर के देश रेट कट लेके आते हैं। दूसरा, आज जैसे कोरिया में जंग के बादल छिड़ रहे हैं, चाइना ताइवान में जंग के बादल हैं, तो अगर इस तरह की चीज आती है तो आपको टारगेटेड स्टिमुलस लेके बहुत मुस्तैद रहना पड़ेगा। तो इतना आसान काम नहीं है ये ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करना। और मैं कहूँगा अभी ज़्यादा फोकस ग्रोथ की तरफ देना पड़ेगा, क्योंकि गरीब देश है, हमें ग्रोथ चाहिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, आप तेल का उत्पादन बढ़ाइए और साथ में रिन्यूएबल्स बढ़ाइए। रिन्यूएबल्स को सब्सिडीज जो दी जा रही हैं वो बहुत अच्छा है। भारत में सोलार विश्व भर के न्यूनतम लेवल्स तक पहुंच गया है, सोलर एनर्जी। ऐसे ही ये ग्रीन हाइड्रोजन अगले 5-7 साल में बहुत तेजी से बढ़ेगा। भारत ऑलरेडी 2025 में एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। तो इस तरह का चीजें हमें बहुत सारी करनी पड़ेंगी, जो सरकार कर भी रही है। आरबीआई की तौर से यही कर सकते हैं कि स्टेबल एक रेजीम दें, स्टेबल मार्केट दें, जहां रुपया धीरे धीरे करके गिरे और इन्फ्लेशन को उस 6% के करीब रखिए। थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा रहता है इकोनॉमी में। जापानियों से पूछिए, उन्होंने 30 साल से इन्फ्लेशन नहीं देखा, तो वो फिर ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हमें चाहिए ऐसी इन्फ्लेशन जो गरीबों पे मार ना पड़े और जिससे इकोनॉमी भी बढ़ती रहे, बट इतनी भी ना इन्फ्लेशन बढ़े कि लोगों का जेब कट जाए। तो वो एक बैलेंस आरबीआई ग्रोथ और इन्फ्लेशन में रख रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से एक 35 बेसिस पॉइंट दिसंबर में, 25 फरवरी में, और फिर निपट जाएगा 6.5% पे। एक पॉज आ जाएगा इस साइकिल के लिए। फिर 2024 में देखेंगे, अगर कटौती की जरूरत रही तब वो देखा जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग अजय सर, आपने कहा कि 6.5% पर हम जो रेट है, रेपो रेट है, वो जाते हुए देख सकते हैं दिसंबर में। और जो आने वाली जो 2 कंसेक्यूटिव पॉलिसीज है, 3525 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना आरबीआई की तरफ से है। और सरकार अपनी तरफ से कदम जरूर उठा रही है, आरबीआई और सरकार दोनों को साथ में मिलकर चलना है। ये हम छोटे क्विक फिक्स या कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के कदम के तौर पर देखें, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि रुपए का कमजोर होना या रूस यूक्रेन जैसा एक विवाद है जो
जो किसी को मालूम नहीं है कि कब जाकर थमेगा, वो लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और बाकी और भी जैसा आपने बताया, अभी जिक्र किया कि अगले साल तक एक ग्लोबल रिसेशन का हम डेफिनेटली एक अंदेशा देख सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिए भी स्ट्रैटेजी क्रिएट करने की जरूरत है, या इन्हीं कदमों को आगे फॉरवर्ड आरबीआई कर सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म तो यही है कि रुपया धीरे धीरे बाकी एक्सपोर्टर्स के साथ रुपया गिरता रहे। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। चाहे आरबीआई ऑफिशियली कहेगा कि हम कोई स्तर टारगेट नहीं करते, बट वो स्तर बन जाता है, क्योंकि अगर चाइना डिप्रिशिएट करता है करेंसी तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए हमें करना पड़ता है, बट उसके सामने इन्फ्लेशन आ जाती है इकोनॉमी के अंदर, ज़्यादा अगर आप बढ़ाते रहते हैं रुपए का डिप्रिसिएशन। तो लॉन्गर टर्म तो यही है कि फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा कम किया जाए। अगर आप केंद्र सरकार और सारे स्टेट्स का डेफिसिट काउंट करके देखें तो 10% जीडीपी का हमारा डेफिसिट बनता है, जो काफ़ी हाई है। और इसी के चलते हमारा जो रेटिंग है, सॉवरेन रेटिंग है, वो नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि हमारी आमदनी अगर 90 पैसे है और खर्चा 100 रुपया चल रहा है या 99 रुपया चल रहा है, तो इसके चलते वो रेटिंग एजेंसी कहती है कि फ्रेजाइल है थोड़ा सरकार के जो फाइनेंसेस। ये कोई नहीं देखता कि कभी भारत ने डिफॉल्ट नहीं किया, भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो भी अच्छा है। ज़्यादातर यूरोपियन देश, जापान, चाइना, अमेरिका, इन सब देशों से स्ट्रॉन्गर है भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो, बट यही देखा जाता है कि डेफिसिट ज़्यादा है। तो लॉन्गर टर्म में तो यही है कि सरकार का टैक्स टू जीडीपी बढ़ाया जाए, जो जीएसटी का भी रकम बढ़ रही है, इसको और ऐसा लाया जाए कि उतनी सरकार को सहूलियत हो जाए, रेवेन्यू इतनी आ जाए कि उसका जो भी काम है वो निकल जाए और हमें बोरो ना करना पड़े। लाखों करोड़ रुपए जो सरकार हर साल बोरो कर रही है अपने बुक्स बैलेंस करने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म में रोकना है। तो वो तो लंबी खेल की बात है, वो आएगा 5-10 साल में, वो भी टाइम आ जाएगा। बट अभी देखना है कि गरीबी को किस तरह से परास्त किया जाए, लोगों को गरीबी से उठाया जाए, जो मिडिल क्लास है उनकी परचेसिंग पावर बढ़ाई जाए, और तीसरा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको ठीक किया जाए। और फिर एनर्जी सिक्योरिटी के तेल पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। तेल अभी भी, तेल और कोयला लगभग हमारी इकोनॉमी का 86% एनर्जी तेल और कोयले से है। वो कल को नहीं बदलने वाला है, बट अगले 10 साल में अगर हम उसको 50% पे ले आए तो काफ़ी सुदृढ़ इकोनॉमी बन जाती है। ये थोड़े लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी तो तिमाही दर तिमाही ही चलती है। बिल्कुल। तो कल आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। महंगाई को काबू में करने का आरबीआई का एक्शन प्लान कल आरबीआई सौंपेगी। बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा के लिए आपका, अजय बग्गा सर। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना काल में शुरू हुआ हाइब्रिड वर्क कल्चर अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वापस ऑफिस में काम करने के लिए बुला लिया है, लेकिन दिल्ली सरकार एक बार फिर सभी लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, और वजह है दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण। एक तरफ जहां कंपनियां वर्क फ्रॉम होम खत्म कर रही हैं, तो दूसरी तरफ घर से काम करने की अपील की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हाइब्रिड वर्क कल्चर कर्मचारियों के साथ ही पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है? ये भी जानना चाहेंगे, क्या आने वाले दिनों में हाइब्रिड वर्क कल्चर न्यू नॉर्मल का पूरी तरह हिस्सा बन जाएगा? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर संभव है तो वर्क फ्रॉम होम करिए, अपने घर से जितना काम हो सकता है अपने घर से करिए, बाहर गाड़ियों को मत निकालिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वासियों से ये अपील की है। उन्होंने ये अपील ऐसे वक्त में की है जब लगभग सभी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर रही हैं। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। दिल्ली की हवा दिनों दिन खराब हो रही है। आज दिल्ली के कई इलाकों में सुबह AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ही गोपाल राय ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है। प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है।
इसमें लोगों से वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। साथ ही कहा गया है कि जो लोग दफ्तर जा रहे हैं वे कार या बाइक शेयर करें ताकि सड़कों पर कम गाड़ियां निकलेंगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की ये पूरी कवायद प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए है। राज्य सरकार ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर की कई बड़ी कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम का सहारा ले रही हैं। कई कंपनियां हाइब्रिड वर्क मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रही हैं। कई कंपनियां बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम को जारी रख रही हैं। कोरोना काल ने ये तो बता दिया कि आधे से ज्यादा काम घर से हो सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट अभी भी अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम का पीक आ चुका है। ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों को अब ऑफिस बुला रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में जहां जनवरी में 16% जॉब वैकेंसी रिमोट वर्क के लिए थी, वो सितंबर में घटकर 12% रह गई है। 3000 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स वाले इस सर्वे में ये भी सामने आया है, भले ही रिमोट वर्क की वैकेंसीज कम हुई हों, लेकिन लोगों की रुचि अभी भी वर्क फ्रॉम होम करने में है। रिपोर्ट के मुताबिक रिमोट वर्क के लिए 20% से ज्यादा एप्लीकेशन आई है। हाइब्रिड वर्क मॉडल कर्मचारियों को तो पसंद है ही, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित होता है, क्योंकि सड़कों पर कम गाड़ियां दौड़ती हैं तो प्रदूषण कम फैलता है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार वर्क फ्रॉम होम के लिए कह रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब हाइब्रिड वर्क कल्चर का टाइम आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा के लिए हमारे साथ है टीम लीज डिजिटल के सीईओ सुनील चेमनकोटल साहब। सुनील जी, बहुत स्वागत करते हैं। न्यू नॉर्मल तो जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है सुनील जी, वो तो बन ही गया है, लेकिन अब जब एक बार फिर से लोग उसी पुराने वर्क कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, कंपनी चाह रही है कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वापस आए, ऑफलाइन मोड में काम करें, घुले मिले और एक जैसे प्रॉपर सब मिलकर काम करते थे वैसे करें। दिल्ली में खासतौर पर प्रदूषण के चलते ये कहा गया है, लोगों को प्रोत्साहित किया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो सवाल ऐसे में यही उठता है कि सुनील जी, क्या वाकई अब समय आ गया है कि हर कोई इस पर गंभीरता से विचार करे, टेम्पररी बेसिस पर नहीं बल्कि एक न्यू नॉर्मल, एक परमानेंट बेसिस पर, एक हाइब्रिड मॉडल पर हर कंपनी काम करे? देखिए, अभी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का डिफरेंट चैलेंजेस है, हर ऑर्गेनाइजेशन तो वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल नहीं कर पाएंगे, बल्कि पैंडेमिक ने हमको ये तो स्थापित कर दिया है कि घर से काम कर सकते हैं अगर इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे अभी दिल्ली में ये इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पे प्रदूषण की वजह से काफी मुश्किल हो रही है लोगों को, तो दे कैन वर्क फ्रॉम होम। बट परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर एम्प्लॉयर माइंडसेट से अभी भी बैठा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर एम्प्लॉयज घर से काम करेंगे परमानेंटली तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा और काफी डिफरेंट सिचुएशंस अरेज हो सकते हैं। जैसे मून लाइटिंग का एक इश्यू भी आया है कि घर से काम कर रहे इसलिए हो रहा है, बल्कि वो पूरी बात सच नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बोल सकते हैं कि उसकी वजह से हुआ है। सो इन सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ कुछ रोल्स तो हम हाइब्रिड वर्क कल्चर में मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में, एक भारतवर्ष में एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप्ड नहीं है और सिटीज, कुछ सिटीज है जहां पे ग्रोथ काफी जोरों शोरों से हो गया है, आईटी रेवोल्यूशन और काफी अदर इंडस्ट्री की वजह से, और जिसकी वजह से लोगों को कम्यूट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो फ्यूचर ऑफ वर्क मेरे हिसाब से, हाँ, बिल्कुल आपने सही। या फ्यूचर ऑफ वर्क मेरे हिसाब से, कंटिन्यू कीजिए सर। सबको फ्यूचर ऑफ वर्क जो है आने वाले दिनों में हमारे जो वर्क कल्चर है और वर्क एनवायरनमेंट है वो काफी अलग हो सकता है, जिसमें आप कुछ एम्प्लॉयज परमानेंटली वर्क फ्रॉम ऑफिस होंगे, कुछ हफ्ते में 2 या 3 दिन घर से काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और ऐसा होने के लिए काफी चेंजेस करना होगा अपने एचआर रूल्स में, और पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये एक जरूरी कदम है, आज नहीं तो कल उसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सुनील जी, मैं इनफैक्ट यही आपसे जानना चाह रही थी कि 2 साल के टाइम में जैसा आपने बताया कि हमें सिखा दिया गया कि हाँ, हमें सिखा गया ये समय कि हाँ वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। काफी चैलेंजेस भी आए, कंपनीज ने अपने लेवल पर ये सुनिश्चित भी किया कि हाँ बहुत स्मूथ तरीके से ऑपरेशंस हो, लेकिन कंपनी जैसा आपने बोला वो ज्यादा प्रेफर करते कि एम्प्लॉयज ऑफिस में आए, जबकि जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाए
दिखाया कि कई लोग अभी भी चाहते हैं कि वो रिमोटली वर्क करें, उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी वो काम में चाहिए। अब ऐसा कोई एक बीच का रास्ता क्या निकल सकता है जो कि कंपनीज और जो एम्प्लॉयज हैं दोनों के हित में हो, या सेग्रीगेशन किया जाए कि जो एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम करना चाहें वो करें, या फिर जो ऑफिस आना चाहे वो करे। बेसिकली मैं अभी समझना चाहती हूँ क्या बीच का रास्ता, इसमें कोई वर्कआउट मॉडल हो सकता है इसको लेकर? क्या बीच का वर्कआउट मॉडल ऑलरेडी हो गया है। 26% ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी हाइब्रिड वर्क मॉडल अपना चुके हैं, जहां हफ्ते में आप 3 दिन ऑफिस आ सकते हैं और 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बल्कि ये अक्रॉस इंडस्ट्रीज हुआ नहीं है। ज्यादातर हमने देखा है कि फिनटेक और कुछ आईटी कंपनियों ने ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और स्टार्टअप इकोसिस्टम से ऑलरेडी काफी हद तक वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनवायरनमेंट ऑलरेडी दे चुका है। तो ये आने वाले दिनों में और देखा जाएंगे कि ये एक तरह से आपका एम्प्लॉय रिटेंशन और एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखता है। जस्ट आपको हमने एक सर्वे किया था टिमलीज डिजिटल ने, उसमें ये भी पाया गया है कि जस्ट सैलरी इज नॉट द ओनली थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए। सो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि काफी कंपनियां जहां जहां जो रोल और जो इंडस्ट्रीज में ये मुमकिन है उसमें ये हाइब्रिड वर्क मॉडल आ सकता है। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली नॉट ऑल कंपनीज आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और हर किस्म की कंपनी इसके लिए काम भी नहीं कर सकती है। तो उस चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है? देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी काफी हद तक ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉयज ने अपने घरों में डेवलप कर चुके हैं। ये तो हमने पैंडेमिक में देखा है कि कम से कम इतना तो हो गया कि घर से हम वर्क कर सकते हैं। आज पहले के दिन में अगर ऑफिस हम नहीं जाएंगे तो हमारा छुट्टी होता था, लेकिन आज अगर कुछ इमरजेंसी है या कुछ एरर्स है तो घर पे बैठ के हम काम कर सकते हैं। तो वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन आपकी बात सही है, हर एक रोल घर से हो नहीं सकता है। जैसे कुछ रोल्स है जो आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है हर रोज, वो काम हो सकता है, लेकिन जहां पे आपको ऑफिस जाके करना है उसमें आपको दिक्कत आएगा, और उसके लिए अभी इमीडिएटली हमारे पास कोई सॉल्यूशन है नहीं। इसलिए ये रोल्स को बाइफरकेट कर दिया जाएगा, और आने वाले दिनों में जो फ्यूचर ऑफ वर्क है उसमें ये सब क्लैरिटी मिलेगा आपको। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अलग हो सकता है, आपका कंपनसेशंस भी अलग हो सकते हैं, जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम होंगे या फिर हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम होंगे, और परमानेंट वर्क फ्रॉम ऑफिस होंगे। ऐसे 3 कैटेगरीज का आपको डिफरेंट कंपनसेशन भी हो सकता है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने सुनील जी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर की है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हो सकता है कंपनीज अगर बदलें तो अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वो बना सकती हैं कि जो एम्प्लॉयज वो लेना चाहें, जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या फिर हाइब्रिड मॉडल में काम करना चाहते हैं, जो फ्लेक्सिबल हो बेसिकली, या फिर जो सिर्फ ऑफिस आना चाहते हैं। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाले समय में क्रिएट भी किए जा सकते हैं, सो दैट इस हाइब्रिड मॉडल को या वर्क फ्रॉम होम मॉडल को भी इस पूरे एनवायरनमेंट में पूरी तरह इनकॉर्पोरेट किया जा सके। बहुत धन्यवाद करेंगे सुनील जी अपने व्यूज हमारे पास रखने के लिए। तो दिल्ली में तो फौरी तौर पर ये कदम उठाने की तैयारी है कि जितना हो सके आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हाइब्रिड मॉडल पर पूरी तरह पूरी जो कंपनियां हैं वो एक्सेप्टेंस दिखाए भी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करें। आरबीआई की तरफ से पायलट लॉन्च किए गए ई-रुपी की आईडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ वी वैद्यनाथन ने तारीफ की है। उन्होंने कहा यह एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रोथ को लेकर भी बात की। देखिए आईडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ से ये खास बातचीत। रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया जिसमें आपका बैंक भी पार्टिसिपेंट था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है और फ्यूचरिस्टिक वे में इसको आप किस तरह से देखेंगे इन टर्म्स ऑफ जो रिटेल यूज़र हैं और जो होलसेल यूज़र हैं? इसमें आरबीआई ने बहुत मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव काम किया और दूरदर्शी काम किया, सो टू से, बिकॉज मेरे हिसाब से उन्होंने जिस तरह के थिंकिंग प्रोसेस के पीछे बहुत हाई क्वालिटी थिंकिंग है, विच वी आर ऑल वेरी प्राउड कि हमारे पास हमारे देश के रेगुलेटर ऐसे हैं, हाई क्वालिटी के हैं।
एंड मेरे ख्याल से सारे बैंक्स ने कुल मिलकर एवरीबडी हैज़ वर्कड वेरी हार्ड टू मेक इट हैपन, बट आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग बिकॉज इट कैन बी हैव अ वेरी फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीकेशन। आगे किस तरह के इस्तेमाल में और इसको आप एज्यूम कर पा रहे हैं या विजुअलाइज कर पा रहे हैं? अभी ये जो आपका अनाउंसमेंट आया है वो होलसेल का आया है बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे बैंक में और एक अनदर बैंक के साथ हमने ट्रेड किया था, वी वर द फर्स्ट बैंक टू डू द ट्रेड। बट आने वाले टाइम में ये रिटेल में होगा तो रिटेल का एप्लीकेशन इसके बहुत हाई होंगे। एक और बात कही जो गवर्नर साहब ने भरोसा दिलाने की कोशिश की, इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है बाकी देशों के मुकाबले। उन्होंने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है। अगर मैं समझना चाहूँ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से, आपके बैंक के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो लोन डिमांड है आप कहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है और कहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ कमज़ोर है और कहाँ पर बिल्कुल कम, बहुत ही डिमांड ही नहीं है? नहीं, ऐसा है मेनली आपने देखा होगा कि इंडिया में क्रेडिट ब्यूरोस आ गई हैं और टेक्नोलॉजीज आ गई हैं टू इवेलुएट क्रेडिट एट अ बॉटम ऑफ द पिरामिड लेवल। और ये बहुत इसके कारण जो सी डिमांड मेरे ख्याल से इंडिया में हमेशा से था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे आप एसेस करके लोन दे सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें एसएमई क्रेडिट का बहुत डिमांड है, कंज्यूमर क्रेडिट का बहुत डिमांड है। आई थिंक इंडिया में डिमांड इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने देखा होगा 18% क्रेडिट ग्रोथ 10 साल के बाद देख रहे हैं इंडिया। इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। 2031 तक भारत की जीडीपी $7.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ये दुनिया के सबसे बड़े एफआईआईज में से एक मॉर्गन स्टैनली की भविष्यवाणी है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की इकोनॉमी पर एक रिसर्च की है जिसके मुताबिक अगला दशक भारत का होने वाला है। इस रिपोर्ट पर ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने बात की मॉर्गन स्टैनली के एमडी रिदम देसाई से। 10 साल में कैसे देखते हैं मार्केट को आप? अभी हमारा फोरकास्ट ये है कि आज जो 3.3 खरब का मार्केट है, $3.5 खरब, $3.5 ट्रिलियन, वो बढ़ के 10 ट्रिलियन तक जाने की हमारी मान्यता है। 10 साल में 10 साल में, हाँ। तो 11% आपको डॉलर रिटर्न इसका मतलब होता है, जो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इंडिया वाली है। अच्छा, अब एक्चुअली आप देखो पिछले 5, 10, 15, 20, 25 और 30 साल का जो रिकॉर्ड है इंडिया का बहुत ही बेहतरीन है। ये लोग ज्यादातर देखते नहीं है। पिछला जो 30 साल का रिकॉर्ड है, इंडिया भारत सबसे ऊपर ही है परफॉर्मेंस में। तो आगे ज्यादा मार्केट नहीं है, अमेरिका को छोड़ के बहुत ज्यादा मार्केट्स, बड़े मार्केट्स तो है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 10 साल में इंडिया, भारत आई थिंक विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। वर्ल्ड में 3rd नंबर इकोनॉमी होंगे। 3rd नंबर इकोनॉमी, 3rd नंबर मार्केट कैप, दोनों हो जाएंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। अभी तक तो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, बढ़िया पैसा लगा रहे हैं, संभाले हुए हैं। एफआई ने थोड़ा मूड बिगाड़ा है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। क्या ऐसा समय आ सकता है कि दोनों में होड़ मचे, मैं पहले खरीदूं, ऐसा होगा हिंदुस्तान में? अगर आप मुझे पूछिए ना तो मैं बोलूँ ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। क्योंकि फिर बबल हो जाएगा और फिर उसके बाद बहुत पेन आता है। बबल क्रैशेस बहुत टफ होते हैं। राइट। फिर उसमें बहुत गिरावट आती है शेयर के दाम में। पैसों के साथ उम्मीदें भी टूटती अच्छा है कि एक ही स्रोत से डिमांड रहे, दोनों साथ में ना आए। लेकिन आ भी सकते हैं, बोलना बहुत कठिन है। और देखते हैं अभी हमारे रिपोर्ट से कितना इंटरेस्ट होता है। लेकिन बहुत सारे एफआईआईज ने इंडिया को ठीक तरह से समझा नहीं है। और जो बदलाव आ रहा है ये देश में पिछले 5-7 साल से, उन्होंने ये समझा नहीं है। अब हमने ये रिपोर्ट में चेष्टा की है कि उनको ये समझाए। अगर वो समझ गए और उन्होंने सोचा कि अभी हमें तो यहाँ पे पैसा लगाना है, तो 2023 में ये माहौल बन सकता है। मॉर्गन स्टैनली के एमडी रिदम देसाई से इस पूरी बातचीत को आप आज रात 8:56 पर सुन सकते हैं। इससे पता चलेगा कि दुनिया के बड़े निवेशक भारत को लेकर कितने भरोसेमंद हैं। इलॉन मस्क ने साफ कर दिया है कि ब्लू टिक के लिए यूजर्स को $8 तक अब फीस देनी होगी। हालांकि परचेजिंग पावर को देखते हुए हर देश के लिए ये रकम अलग अलग होगी। लेकिन इलॉन मस्क का पैसा कमाने का यह नया हथियार कितना कारगर साबित होगा?
ट्विटर का टेक ओवर करने के बाद एलन मस्क एक्शन मोड में हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि ब्लू टिक के लिए यूजर को अब हर महीने $8 तक चुकाने होंगे। ये चार्ज सभी देशों में अलग अलग होंगे। मस्क ने कहा है कि ट्विटर के तमाम खर्चे हैं, ऐसे में ट्विटर अपनी कमाई के लिए पूरी तरह से विज्ञापनों पर ही निर्भर नहीं रह सकता। ब्लू टिक क्या है और अभी तक कैसे मिलता है, ये जानना जरूरी है। दरअसल जिस भी यूजर की प्रोफाइल पर यह टिक होता है उसका मतलब उसका अकाउंट वेरीफाइड है। ये एक तरह का KYC होता है। ब्लू टिक पाने के लिए कंपनी की कुछ खास शर्तों को पूरा करना पड़ता है। अभी तक इसके लिए ट्विटर यूजर्स से कोई फीस नहीं लेता था, लेकिन अब यूजर्स का ब्लू टिक पेड हो जाएगा तो उसे कुछ यूनिक सर्विसेज मिल सकती हैं, जिनमें रिप्लाई, मेंशन के साथ सर्च में प्रायोरिटी तो मिलेगी ही, साथ ही लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट करने की भी सुविधा मिल सकती है। वहीं नॉर्मल यूजर्स के मुकाबले पेड ब्लू टिक वाले यूजर्स विज्ञापन भी कम देखने को मिलेंगे। अगर पब्लिशर्स ट्विटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वे ब्लू टिक सब्सक्राइबर्स पेड आर्टिकल भी फ्री में पढ़ सकेंगे। ये भी माना जा रहा है कि नामचीन हस्तियों और सेलेब्स की प्रोफाइल पर खास सेकेंडरी टैग मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्विटर अकाउंट पर इसे देखा जा सकता है। उनके नाम के नीचे सेकेंडरी टैग के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल लिखा है। अभी भारत में ये टैग उपलब्ध नहीं है। हालांकि पिछले साल ही ट्विटर ब्लू सर्विस शुरू कर दी गई थी। इसे ट्विटर अपनी पहली सब्सक्रिप्शन सर्विस के तौर पर लेकर आया है, जिसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लॉन्च किया गया था। भारत में कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही ये सर्विस मिल रही है। इस सर्विस में वेरिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन अब इसके साथ ब्लू टिक भी मिलेगा। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी अभी ये साफ नहीं है। इन देशों में ट्विटर ब्लू सर्विस का मंथली चार्ज अभी $5 के करीब है, यानी 410 रुपए के आसपास। ट्विटर ब्लू सर्विस में यूजर्स अपने ट्वीट एडिट कर सकते हैं, साथ ही वो ट्विटर ब्राउजर का कलर बदल सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर ब्लू सर्विस में कई विशेष न्यूज आर्टिकल्स की एक्सेस भी मिलती है। ट्विटर ने 2021 में कुल $5 अरब का रेवेन्यू जनरेट किया था। इस कमाई के बावजूद इसका घाटा $22 करोड़ से अधिक का रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर गाजियाबाद से। यहाँ की एक सोसाइटी में 10 दिन पहले चोरों ने चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन 10 दिन बाद उस परिवार को चोरी किए गए सामान में से कुछ सामान वापस मिल गए। हैरानी की बात यह कि इस चोरी का सामान कुरियर के जरिए परिवार वालों के पास वापस आया। फॉर्चून सोसाइटी के बी टावर में रहने वाला ये सिरोही परिवार है। आज ये परिवार हैरान भी है और खुश भी, और उनकी खुशी की वजह है ये कुरियर। इस कुरियर में घर की एक सदस्य प्रीति सिरोही के गहने थे और साथ ही वो सामान भी था जो कुछ दिन पहले उनके घर से चोरी हो गया था। उसमें अभी बस मेरा खाली एक गोल्ड का सेट आया है, जबकि मेरे 4 सेट थे गोल्ड के। तो बस 2-3 जोड़ी इयरिंग है और बस रिंग आई है और एक चेन आई है और एक कंठी माला आई है। वो सब पुलिस के पास है, जो भी आया है सामान। कहाँ से आया है कुरियर? ये उसका एड्रेस हापुड़ का दिया हुआ था। परिवार का कहना है कि वो कुछ दिन पहले दिवाली के मौके पर गांव गए हुए थे, लेकिन बाद में जब वो लौटे तो देखा घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था और गहने के साथ साथ कुछ सामान भी गायब था। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें चोर घर से बाहर जाते हुए दिख रहे थे। मेरा बेटा चौकी गया, वहाँ पे बोल के आया। वहाँ से फिर पुलिस वाला आए, उन्होंने थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज की, वीडियो वगैरह बनाई और चले गए। उसके बाद कुछ सोसाइटी के लोग जो अच्छे पर्सन थे वो मेरे पास आए, मुझे सपोर्ट किया, 112 पे कॉल किया, तब जाके फिर से पुलिस आई है। फिर आने के बाद फिर से इंक्वायरी की। चोरी के इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब चोर ने इनके घर में चुराई ज्वेलरी में से कुछ सामान इन्हें कुरियर द्वारा वापस भेज दिया। पुलिस समेत पीड़ित परिवार भी इस बात से हैरान है कि आखिर चोर ने ऐसा क्यों किया। हालांकि सिरोही परिवार का कहना है कि सोसाइटी में अभी तक सिक्योरिटी से लेकर बाकी सभी प्रबंधन का काम बिल्डर के पास है। ऐसे में बिल्डर की लापरवाही का नतीजा है कि सोसाइटी में चोरी हो गई और चोर चोरी कर आराम से वापस भी चले गए। बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। सोसाइटी में कोई भी सेफ नहीं है। जो मेरे साथ हुआ कल को किसी और के साथ भी होगा। फिर
बेड़ा द्वारा कोई सिक्योरिटी वगैरह में चेंज या बदलाव किए गए? नहीं, कुछ भी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं करता है ये। फिलहाल पुलिस कुरियर पर लिखे पते के जरिए चोरों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर चेन्नई से। यहां पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। बारिश के पानी से सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी ऑफिस आने जाने वालों के लिए हुई। लोग बारिश से जूझते नजर आए। पीठ पर सामान, बस से उतरते लोग, चारों तरफ पानी ही पानी। चेन्नई में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। यहाँ जोरदार बारिश से कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया, जिसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें, जहां एक बस अंडरपास में फंस गई। पिंक कलर की इस बस को देखिए, जो भारी बारिश के बाद एक अंडरपास में फंस गई है, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बस में फंसे लोगों को निकालने के लिए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद रस्सी के सहारे लोगों को निकाला गया। व्यासरपादी इलाके में फंसी बस को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई, तब जाकर बस अंडरपास से निकली। चेन्नई में बेमौसम बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 30 साल बाद एक ही दिन में इतनी बारिश हुई है, जिससे निचले इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। बारिश से सबसे ज्यादा मुश्किल ऑफिस जाने वाले लोगों को हुई, जो कई जगहों पर बारिश से जूझते दिखाई दिए। इस तस्वीर को देखिए, जिधर भी नजर जाती है बारिश का पानी ही भरा हुआ दिखाई देता है। जोरदार बारिश से शहर में भारी जल जमाव हो गया। चेन्नई में कई जगहों पर जल भराव की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के कई जिलों में 4 नवंबर तक भारी बारिश जारी रहेगी। कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आज के बाजार का हाल आपको दें। बाजार में 4 दिनों की तेजी पर आज लग गया ब्रेक। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग से पहले भारतीय शेयर बाजार गिरे। निफ्टी जहां 60 अंक से ज्यादा गिरकर 18,100 के नीचे बंद हुआ, तो सेंसेक्स 215 अंक फिसलकर करीब 61,000 के पास बंद हुआ। आज ऑटो, आईटी और सरकारी बैंकों में दबाव देखने को मिला। कल के बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रखे, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हमारे साथ है। विकास जी, स्वागत करते हैं। बाजार तो गिरावट के साथ आज बंद हुए, पर आने वाले दिनों में कैसा बाजार में एक्शन रह सकता है और क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए इस बाजार में? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए जो बाजार में पिछले हमने 3-4 दिनों में एक अच्छी खासी की और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा कॉशियस होना बाजार का स्वाभाविक था। और चूंकि आज एक बड़ा इवेंट है, आज रात को हमारे टाइम के अनुसार 11:30 बजे फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा, जहाँ पे मोर और लेस एक्सपेक्टेड है कि 0.75% की रेट हाइक आएगी। बट कमेंट्री पे ध्यान देना होगा। मुझे दिक्कतें नहीं आती है तो वी आर हेडेड फॉर टाइम्स। और बाजार पे मेरा व्यू है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहना चाहिए, या कोई गिरावट आवे तो खरीदारी करनी चाहिए। अगर आज फेड ने कोई डिसअपॉइंट नहीं किया या कोई एग्रेसिव स्टैंस नहीं लिया फ्यूचर के लिए, तो वी आर हेडेड फॉर न्यू हाइज वेरी सून। बहुत धन्यवाद करेंगे विकास जी बाजार पर अपनी राय रखने के लिए और स्ट्रैटेजी बताने के लिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बताएं, ईरान में 16 सितंबर को हुई महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के खिलाफ चल रहा आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ईरान किसी भी तरह इस आंदोलन को कुचलने का मन बना चुका है। ईरान से आई ताजा तस्वीरों को देखकर कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता है। ये है ईरान की राजधानी तेहरान की दिल दहलाने वाली तस्वीर, जहां एक प्रदर्शनकारी को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। ऐसा लगता है मानो इस व्यक्ति पर ही ईरान सरकार का सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। पीटने के बाद भी जब सिपाहियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारी के ऊपर बाइक चढ़ा दी। इतनी मार खाने और बाइक ऊपर चढ़ जाने के बाद किसी का बच पाना नामुमकिन है। आखिर में उसे गोली भी मार दी गई।
ऐसे में प्रदर्शनकारी कब तक जिंदा बचता? लिहाजा शेफ मेहरशाद शाहिदी की सांसें उखड़ गई। इस तस्वीर में देखिए कैसे सुरक्षा बलों का गुस्सा एक बेजान बाइक पर निकल रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितना गुस्सा भरा होगा, किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। इसके बाद भी कुछ बाकी बचा रह सकता है क्या? इस तस्वीर के बाद मुमकिन है आपकी सोच ही जम जाएगी। ये देखिए एक सिपाही के अंदर का गुस्सा कैसे बाइक पर उतर रहा है। इन बाइक्स की जगह अगर कोई प्रदर्शनकारी होता तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि ईरान में किसी भी हद तक जाकर हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन को कुचलने का हुक्म दिया जा चुका है, लेकिन ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन हल्का होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में हुई महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ईरान के सेलिब्रिटी शेफ मेहरशाद शाहिदी की हत्या आग में घी का काम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वर्ल्ड T20 मैच के एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले ने भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। भारत की जीत के नायक बने विराट कोहली, जिन्होंने न सिर्फ नाबाद 64 रनों की पारी खेली बल्कि आखिर तक रनों की रफ्तार नहीं रुकने दी। आज जिस तरह का खेल केएल राहुल ने दिखाया उसका श्रेय भी विराट कोहली को ही दिया जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही नेट्स पर विराट कोहली केएल राहुल को कोचिंग देते हुए नजर आए थे और एडिलेड में केएल राहुल ने कोहली के साथ साझेदारी करके कोहली को गुरु दक्षिणा भी दे दी। जो पसीना बहाएगा वो रन बनाएगा, जो दम दिखाएगा वो किंग कहलाएगा। T20 विश्व कप में भारत के टॉप स्कोरर विराट कोहली ने आज फिर से दिखा दिया उन्हें क्यों किंग कोहली कहा जाता है। कोहली ने यह भी दिखा दिया कि वो जहां खड़े हो जाते हैं आत्मविश्वास की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। किंग कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद अर्धशतक जड़ा, उसके बाद भारतीय पारी को संवारने का काम भी किया। हम कोहली की विराट पारी की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले बात कोहली सर की क्लास की कर लेते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से सिर्फ एक दिन पहले विराट कोहली ने 3 मैचों से असफल हो रहे केएल राहुल को नेट प्रैक्टिस के दौरान टिप्स दिए थे, उनके शॉट्स प्रॉब्लम को दूर करने के गुर भी सिखाए थे और एक दिन बाद एडिलेड के मैदान में केएल राहुल के साथ मैदान में टिककर भारत को मजबूत शुरुआत करवाने वाली साझेदारी भी कर डाली और कोहली की टिप्स के साथ केएल राहुल ने अपने बल्ले की धूल साफ करते हुए 50 भी जड़ दिया। विराट और केएल राहुल के बीच 37 गेंदों पर 67 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें विराट ने 23 रन और केएल राहुल ने 42 रन बनाए। केएल राहुल 37 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए तो विराट कोहली ने पहले सूर्य कुमार के साथ उपयोगी 38 रनों की साझेदारी की, फिर कमान अपने हाथों में ले ली। विराट कोहली ने रनों की रफ्तार बढ़ाई और सिर्फ 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सामने वाले छोर पर कोई बल्लेबाज नहीं टिक रहा था, लेकिन किंग कोहली ने रनों की रफ्तार रुकने नहीं दी। कोहली ने सिर्फ 44 गेंदों पे नाबाद 64 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 145.45 का रहा। एडिलेड में किंग कोहली ने रिकॉर्ड की बारिश कर दी। पहले कोहली ने वर्ल्ड T20 में सबसे ज्यादा रनों का महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने फिलहाल T20 वर्ल्ड कप की 23 पारियों में 1065 रन बना लिए हैं। ऐसा करके उन्होंने 31 पारियों में 1016 रन बनाने वाले महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महिला जयवर्धने के बाद किसग्रेल ने 31 पारियों में 965 रन और रोहित शर्मा ने 34 पारियों में 921 रन बनाए हैं। वहीं तिलक रत्न दिलशान ने T20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 897 रन बनाए हैं। इसके अलावा कोहली ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 21 हाफ सेंचुरी लगाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है और वो मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। किरण चोपड़ा के साथ कपिल वशिष्ठ, जी मीडिया, एडिलेड। इंडिया 360 डिग्री में बस इतना ही।